हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक कवर किया था, अब हम 45 से स्टार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज इन विच टीचिंग मेथड, किस टीचिंग मेथड में लर्नर्स का पार्टिसिपेशन जो होता है वो यहाँ ऑप्टिमल रहता है, प्रोएक्टिव रहता है? क्या डिस्कशन मेथड में, वर्क सेशन मेथड में, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड में, या फिर प्रोजेक्ट मेथड में? तो देखिए, जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है, इस मेथड में जो भी लर्नर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल रहता है, प्रोएक्टिव रहता है। क्योंकि देखिए, जब आपको प्रोजेक्ट बनाने को दिया है तो वो प्रोजेक्ट आप खुद से बनाएंगे। अगर आप खुद से बनाएंगे तो आप बिल्कुल सही बात है, एक्टिव रहेंगे। अगर आप खुद से नहीं भी बनाते, किसी से बनवाते भी हैं, फिर भी आपकी ड्यूटी रहेगी, आपको उसको बताना होगा आपको क्या कलर करना है, क्या बनाना है, क्या लिखना है, क्या हेडिंग डालनी है, किसको सबमिट करना है एंड ऑल। तो आप इसमें जो है वो इंगेज रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द। फिर से टीचिंग इफेक्टिवनेस से ही क्वेश्चन आया है और यहाँ पर पूछा है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कारक कौन सा है। तो देखिए, सोशल सिस्टम जो होता है कंट्री का, क्या वो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है? तो बिल्कुल नहीं। सोशल सिस्टम देखिए अलग चीज़ हो गई, आपका समाज जो है वो एक अलग है। वो ठीक है, आपकी लैंग्वेज में तो चेंजेस ला सकता है, आपके बिहेवियर में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन आप कहो कि आप उसकी वजह से आपकी टीचिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सोशल सिस्टम का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गरीब का बच्चा भी IAS है, रिक्शा चलाने वाले का बेटी भी IAS है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सोशल सिस्टम जो है कंट्री का वो टीचिंग पर इफेक्ट डालती है। इकोनॉमिक स्टेटस जो है सोसाइटी का, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई ना, कि गरीब हो या अमीर है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं है। और पॉलिटिकल सिस्टम को प्रिवेल करना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही आंसर जो है वो आपका एजुकेशन सिस्टम है, यही जो है आपकी टीचिंग की इफेक्टिवनेस पे जो है इफेक्ट डालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ बोला गया है कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो होता है टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। वो लर्निंग के पेस को बढ़ाता है, मतलब कह सकते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। नेक्स्ट रीज़न में यहाँ बताया है कि समेटिव इवोल्यूशन के अगेंस्ट फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या सही है। सो हियर A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। ए तो सही है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन से क्या है, लर्निंग का जो स्पीड है वो बढ़ रही है, बिल्कुल, क्योंकि हर मंथ आपके 1, 1, 2 चैप्टर्स के टेस्ट हो रहे हैं, तो आप उसको पढ़ रहे हो तो लर्निंग आउटकम अच्छा निकलेगा ना, जल्दी जल्दी पढ़ोगे। और ना अदरवाइज लास्ट में अगर समेटिव एग्जाम छोड़ दिए जाते हैं तो आप पूरी साल तो फिर पढ़ते ही नहीं है कि हम बस दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जनवरी से, और कुछ लोग तो बस बिल्कुल मार्च से ही स्टार्ट करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि डेट शीट आती है तभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होते हैं तो वो आपके हर मंथ हो रहे हैं, तो अब आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो वही है। लेकिन ये कहा गया कि समेटिव के अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है, समेटिव भी आपका एक रिलायबल है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आर जो है वो गलत बात बताई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 और यहाँ बोला है कि कौन सा सेट है स्टेटमेंट्स का जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशंस को इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप्स। तो टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप्स के रिस्पेक्ट में कौन सा सेट जो है स्टेटमेंट का वो यहाँ पर है। तो फर्स्ट है कि व्हेन स्टूडेंट फेल इन अ टेस्ट इट इज़ द टीचर हु फेल्स, कि अगर कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है तो टीचर फेल हो रहा है, बिल्कुल। NCF में भी कहा गया है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा फेल नहीं हो रहा बल्कि संस्था फेल हो रही है। टीचर्स में कहीं ना कहीं ऐसा था कि उस बच्चे को समझ नहीं पाए, उसके पोटेंशियल को जान नहीं पाए, उनमें कहीं ना कहीं उनकी टीचिंग में कमी रही, जो बच्चा फेल हुआ, बच्चे की कोई गलती नहीं है। ठीक है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस। अब क्या टीचिंग हो सकती है अगर बिना लर्निंग के? एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। और हर टीचिंग का जो उद्देश्य होता है वही होता है कि मतलब लर्निंग हो, अधिगम हो। एंड देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, और कोई अधिगम ही नहीं होगा अगर पढ़ाया ना जाए। और टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो, टीचर पढ़ाता भी है और साथ साथ सीखता भी है। और रियल लर्निंग जो होती है वो आपकी कह सकते हैं कि रट्टाफिकेशन होता है। तो देखिए, रट्टाफिकेशन वाली बात आ गई तो ये तो बिल्कुल गलत है।
रोट लर्निंग जहाँ आ जाए आंख बंद करके गलत मार दीजिएगा बस, क्योंकि ये नेगेटिव ही है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो, बिल्कुल। आप लोग जब बीटीसी वगैरह करते हो, बीएड करते हो, तो आपको जो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो आपको लगता है कि वो क्या था बेसिकली, यस आपका जो है वो स्किल्स तो देखी जा रही थी, लेकिन क्या था, आप पढ़ाना सीखो, इसीलिए तो आपको ट्रेनिंग पे भेजा गया। तो वही आप पढ़ाते पढ़ाते भी सीखते हो। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप 8th to 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग दीजिए, है ना। अगर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक होता है, जैसे गर्ल्स जो है वो मोस्टली मैथ्स में वीक होती है, तो उनसे कहा जाता है कि आप 5th to 8th के स्टूडेंट्स को ट्यूशन दो, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, आप उन्हें ट्यूशन दे रहे हो तो आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो वही है, टीचर सीखता भी है और पढ़ाता भी है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही जाएगी। नेक्स्ट 4th है कि नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिना टीचिंग के अधिगम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने बोला ना, अधिगम क्या है, व्यवहार में जो हो वो आपका स्थायी परिवर्तन आ जाए, ठीक है, परमानेंट चेंज आ जाए। तो वो ज़रूरी थोड़ी आप पढ़ के ही आए। कोई बात ऐसी भी होती है, घर में किसी ने कह दी और उस बात से भी हम अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, तो वो भी आपका अधिगम ही हुआ ना। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस, येस, यहाँ पर टीचिंग हो सकती है बिना लर्निंग के, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आपका ये भी सही रहेगा कि हर टीचिंग का उद्देश्य जो होता है वो अधिगम को ही बढ़ावा देना होता है। और पहली बात जो थी वो भी सही थी कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा नहीं बल्कि टीचर फेल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कोड जाएगा दैट इज़ 1st, 2nd, 3rd and 5th एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 49। इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जब आप एक्शन रिसर्च करते हो तो क्या सीक्वेंस रहता है स्टेप्स का, वो आपको यहाँ बताना है। तो क्या सबसे पहले आप रिफ्लेक्ट कर देते हो, तो देखिए ये ऑप्शन को आप बिल्कुल कट कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले रिफ्लेक्ट आप कब करोगे, जब कुछ करोगे तभी तो रिफ्लेक्ट करोगे। जाते ही क्या रिफ्लेक्शन दे दोगे, है ना। जब आपकी लाइट, अरे कुछ नहीं, ऐसे देखिए, जब आपकी लाइट इंसिडेंट होगी तभी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगर इंसिडेंट ही नहीं होगी तो क्या आप रिफ्लेक्ट कर लोगे जाते ही कि बस लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी विदाउट इंसिडेंट हुए, नहीं ना। तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लान, ठीक है, कहीं ना कहीं सही लग रहा है हमें कि हम प्लान करेंगे सबसे पहले। कोई भी काम करोगे तो प्लान करना होगा पहले। प्लान करने के बाद यस एक्ट करोगे, एक्ट करने के बाद ऑब्जर्व करोगे सही था गलत था क्या था, और फिर जाके रिफ्लेक्ट करोगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि कौन सा सीक्वेंस जो है रिसर्च स्टेप्स का वो लॉजिकल रहेगा। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, मेकिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। एंड the correct answer for this question is option number 3, that is problem formulation, hypothesis making, development of a research design, collection of data, data analysis and formulation of generalization and at last conclusion। यहाँ पर ये जो statements थी काफ़ी लॉन्ग लेंदी थी, आपका टाइम ज़्यादा टेक होना होता है, सिर्फ मैंने आंसर बता दिया कि you don't have enough time now। नेक्स्ट इज below are given 2 सेट्स। यहाँ पर आपको 2 सेट्स दिए हैं रिसर्च मेथड्स के, फर्स्ट एंड सेकेंड मैच करना है। तो बस चलिए मैच कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन आप देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर हम बात करें तो ये आपका जाएगा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के साथ, ठीक है। वहीं अगर हम एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड देखेंगे तो ये आपका जाएगा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के साथ, ठीक है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चनेयर के साथ जाएगा, बिल्कुल जब आप सर्वे करोगे तो क्वेश्चनेयर होगा। और अगर आप हिस्टोरिकल मेथड की बात करें तो हिस्टोरिकल मेथड में तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस को ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो कोड बनेगा 3rd, 4th, 2nd एंड 1st, 3rd, 4th, 2nd एंड 1st एंड इट इज़ इन ऑप्शन नंबर 2।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। जो भी रिसर्च एथिक्स होते हैं उनके जो इश्यूज होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है पर्टिनेंट किस स्टेज पे रिसर्च की। तो एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन, एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, एंड एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन की स्टेज पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, in which of the following reporting format is formally prescribed, and it is in option number 1 doctoral thesis। नेक्स्ट है आपका जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू सेशन टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, विद अ व्यू टू इस व्यू के साथ कि वो एक्सप्लोर करें पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इनहेंस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स। तो ये जो इंटरव्यूअर होगा ये रिलेटेड होगा किस टाइप की रिसर्च से, इवोल्यूशन, फंडामेंटल, एक्शन या फिर अप्लाइड। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये 5। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम पैसेज रीड करके आंसर्स मार्क कर देंगे। जल्दी करेंगे। व्हाट डिड टैगोर आर्टिकुलेट इन हिज लास्ट टेस्टामेंट। लास्ट टेस्टामेंट में टैगोर ने क्या कहा। What was the stance of Indian intelligentsia during the period of Great War? Identify the factor responsible for submergence of creative energy in Indian literature. And what was the aftermath that survived tragedies in Kashmir and Bangladesh? And the passage has the message that, and the last is, what was the impact of the last Great War on Indian literature? तो बस अब जल्दी जल्दी पैसेज रीड कर लेते हैं। तो देखिए, the last great war, which nearly shook the foundations of the modern world, had little impact on Indian literature beyond aggravating the popular revulsion against violence and adding to the growing disillusionment with the humane pretensions of the Western world. This was eloquently voiced in Tagore's later poems and his last testament, Crisis in Civilization. The Indian intelligentsia was in a state of moral dilemma. On the one hand, it could not help sympathizing with England's dogged courage in the hour of peril, with the Russians fighting with their backs to the wall against the ruthless Nazi hordes, and with China groaning under the heel of Japanese militarism. On the other hand, their own country was practically under military occupation of their own soil, and an Indian army under Subhash Bose was trying from the opposite camp to liberate their country. No creative impulse could issue from such confusion of loyalties. One would imagine that the achievement of Indian independence in 1947, which came in the wake of Ali's victory and was followed by the collapse of colonialism in the neighboring countries of Southeast Asia, would have released an upsurge of creative energy. No doubt it did, but unfortunately it was sun-submerged in the great agony of partition, with its inhuman slaughter of the innocents and the uprooting of millions of peoples from their homeland, followed by the martyrdom of Mahatma Gandhi. These tragedies, along with Pakistan's invasion of Kashmir and its later atrocities in Bangladesh, did indeed provoke a poignant writing, particularly in the languages of the regions most affected, Bengali, Hindi, Kashmiri, Punjabi, Sindhi and Urdu. But poignant and passionate writing does not by itself make great literature. What reserves of enthusiasm and confidence survived these disasters have been mainly absorbed in the task of national reconstruction and economic development. Great literature has always emerged out of chains of convulsions. Indian literature is richer today in volume, range and variety than it ever was in the past. तो अब हमें क्वेश्चन आंसर बताने हैं and the answer for this question is goes with option number 2, that is expose the human pretension of the western world. Next question number 56, इंडियन इंटेलिजेंसिया के समय की बात अगर हम करें तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दे एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर इंग्लैंड डॉग्ड करेज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल थे सबमर्जेंस के लिए उनको आइडेंटिफाई करना है और जो राइट आंसर जाएगा दैट इज ग्रेट एगोनी ऑफ पार्टीशन। नेक्स्ट
जो था आफ्टर मैथ था जो कि ट्रेजेडीज हुई थी कश्मीर और बांग्लादेश में, एंड इट इज़ ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड द पैसेज जो मैसेज दे रहा है वो ये मैसेज दे रहा है कि जो ग्रेट लिटरेचर इमर्ज हो रहा है आउट ऑफ चेंज ऑफ कंक्लूजन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, एंड इट इज़ कि क्या इम्पैक्ट था लास्ट ग्रेट वॉर का इंडियन लिटरेचर पर। तो ये था आपका कि इट अग्रेवेटेड पॉपुलर रिपल्जन अगेंस्ट वायलेंस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।